हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। मंडी निरीक्षक उपनिरीक्षक की तैयारी सीरीज़ के इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंग्लिश से प्रोवर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। सबसे पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि ये हैं क्या चीज़। फ्रेजेस से शुरुआत करते हैं। तो जो फ्रेजेस होते हैं दोस्तों, वो शब्दों के समूह होते हैं, यानी बंच ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों के समूह जो एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में कोई अर्थ देते हैं और एक यूनिट के रूप में ये वाक्यों में जो है प्रयोग भी होते हैं। फिर हम देख लेते हैं ईडियम्स। ईडियम्स भी जो हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस से इस सेंस में भिन्न है कि इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो उनका एक शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए, वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग निकलना चाहिए, वो ना निकल के दूसरा मीनिंग निकलता है। कि इनका जो वर्ड मीनिंग होना चाहिए वो वैसा ना निकलकर इसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है। और ये स्टेब्लिश है दोस्तों, यानी वाक्य में जब ये प्रयोग होंगे तो उनका वही डिफरेंट मीनिंग, वही फिक्स मीनिंग निकलेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वाक्यों में प्रयोग होंगे तो इनका अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर उनका लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, उनका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता और कुछ अलग अर्थ निकलता है जो कि फिक्स्ड है। फिर हम देख लेते हैं प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स वास्तव में जो होते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस होते हैं। और ये जो प्रोवर्ब्स हैं, जो फोक हैं, जो लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एक सूक्ति के रूप में इसको कहा हुआ है और इसका जो है डीप मीनिंग निकलता है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, मीनिंगफुल होता है ये। सामान्यतः जो है इसमें नैतिक ज्ञान, मोरल जो है लेसन आदि इसमें रहते हैं। तो प्रोवर्ब को हम कहते हैं हिंदी में कहावत, इडियम्स को हम कहते हैं मुहावरे और फ्रेजेस को हम कहते हैं वाक्यांश। तो जो अर्थ कहावत का यहाँ पर है, प्रोवर्ब का भी वही अर्थ है। हिंदी में भी जब हम कहावत मुहावरे पढ़ेंगे तो उनका वही अर्थ होगा जो मैंने अभी यहाँ पे बताया। तो आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो सामान्यतः प्रोवर्ब्स या फिर इडियम्स में से पूछेगा, पर फिर भी कुछ फ्रेजेस हम देख लेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोवर्ब्स या कहावतें। बहुत सी कहावतें हैं, सबको देखा जाना संभव नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि उनको पढ़कर जानें कि उसका सेंस या उसका मीनिंग कैसे हम निकालते हैं। जैसे है पहला, मेनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। तो बहुत से हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ या लोग, किसी काम को जो है हल्का कर देते हैं। हिंदी में उसके लिए कहावत है, एक से भले दो। तो कहावतें जो है दोस्तों, हम देखेंगे कि अलग अलग शब्दों में भी, अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें भी लगभग मिलती जुलती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोवर्ब्स या कहावतें बनी हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस से बनी हुई हैं, उनके अनुभव से। और आप चाहे कहीं भी चले जाइए, अनुभव सबके लगभग एक समान है। फिर अगला, ओक्स में फॉल व्हेन रीड्स स्टैंड द स्टॉर्म। ओक्स पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। में फाल गिर सकते हैं, व्हेन रीड्स घास है, स्टैंड द स्टॉर्म। तो जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो छोटी घास होती है वो रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि एक तो संस्कृत में इससे संबंधित एक कहावत है कि तूफान आता है तो जो है, जो पेड़ हैं, झुकने वाले पेड़ वो रह जाते हैं और जो ताड़ के पेड़ हैं जो खड़े रहते हैं वो गिर जाते हैं। तो एक तो ये घमंड से भी संबंधित है कि जो घमंडी होते हैं वो टूट जाते हैं और जो विनम्र होते हैं झुक के रह जाते हैं। दूसरा, इससे आप ऐसा सेंस भी ले सकते हैं कि समय के साथ जो बदलते हैं, जो झुकते हैं मतलब जो बदलते हैं, वो जीवित रहते हैं और जो नहीं बदल पाते वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर तीसरा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी आउट ऑफ साइट मतलब दृष्टि से जब ओझल हो गया तो दिमाग से भी बाहर कर दिया गया। कहने का मतलब है कि
चीज़ों का बोझा अपने सर पे लेके नहीं चलना चाहिए। चौथा, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इसके लिए तो हिंदी में है ही, आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो एक मुसीबत से बाहर निकले कि नहीं निकले, दूसरे मुसीबत में फंस गए, उसके लिए ये कहावत है, आउट ऑफ फ्राइंग पैन, जो तवा होता है उसमें से निकले तो आग में गिर गए, एक मुसीबत से निकल के दूसरे मुसीबत में फंस जाना। पांचवा है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, या इसी के लिए नो पेन नो गेन भी बोल सकते हैं। तो रोज से मतलब है यहाँ पे अच्छी चीज, कोई सफलता या फिर कोई बढ़िया चीज, कोई बढ़िया प्राप्ति। विदाउट अ थॉर्न, थॉर्न का मतलब है कांटा, पर कांटा से यहाँ मतलब है मुश्किल से। तो बिना मुश्किल के जो है, बिना मुश्किलों का सामना किए बिना जो है अच्छी चीजें प्राप्त नहीं होती, वही ये कहना चाह रहा है। छठवां, आफ्टर रेन कम्स फेयर वेदर, बारिश के बाद अच्छा मौसम आता है, मौसम खुलता है। कहने का मतलब ये है, रेन से मतलब भी यहाँ मुसीबतों से है। तो मुसीबतें जब आती हैं तो मुसीबतों के बाद जो है अच्छा समय आता है, ऐसा इसका कहना है। तो ये बताने के लिए है कि यदि आप अभी मुसीबत में हैं तो वेट करिए, ये गुजर जाएगा और उसके बाद जो है अच्छा समय आएगा। सातवां, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, हिंदी में इसके लिए कहावत है, चादर देख के ही पैर पसारना चाहिए, जितनी लंबी आपकी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। मतलब औकात से बाहर अपनी जो क्षमता है उससे बाहर खर्च ना करें, उससे बाहर जो है व्यय ना करें। तो लिटरल मीनिंग यही है कि अपना कोट उतना ही काटिए जितना आपके पास कपड़ा है, और एक्चुअल मीनिंग वही है कि अपनी क्षमता से, अपनी हैसियत से अधिक जो है आपको खर्च नहीं करना चाहिए। आठवां है, टाइम क्योर्स ऑल थिंग्स, तो समय के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है, पेशेंस के लिए बोल रहा है। तो ये कहावतें हैं, कहावतों का जो है एक भाषा से दूसरे भाषा में कभी कभी आप अनुवाद भी कर सकते हैं, नहीं भी करें तो उनके पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि ये अनुभव के आधार पे होते हैं। फिर हम कुछ ईडियम्स देख लेते हैं। कुछ ईडियम्स यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो जैसा ईडियम्स के बारे में मैंने बताया, मुहावरों के बारे में, कि उनका जो वर्ड मीनिंग होता है, उनका जो लिटरल मीनिंग होता है, वो ऐसा ना होकर उनसे कुछ अलग मीनिंग निकलता है। तो ये मीनिंग यदि एक तो आपको पता हो, और अगर आपको नहीं भी पता हो तो सेंटेंस में ये किस तरीके से प्रयोग में आ रहे हैं उसे देखकर आप उनका जो मीनिंग है निकालने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अंडर द वेदर, इसका लिटरल मीनिंग क्या निकलता है, मौसम के नीचे। और मौसम के नीचे का कुछ सेंस नहीं निकलता, या मौसम के नीचे बादल के नीचे का कोई सेंस नहीं निकलता। तो अंडर द वेदर का मतलब होता है सिक या इल। तो जैसे सेंटेंस में किस तरीके से आएंगे, अगर मैं कहूँ कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, तो इसका मतलब है कि मैं आई एम फीलिंग सिक और आई एम फीलिंग इल। तो इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे हम, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, मैं अपने आप को मौसम के नीचे महसूस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब होता है इल या फिर सिक, फीलिंग इल या सिक। फिर उसी के बाद देख लीजिए, द बॉल इज इन योर कोट, ये सामान्य तरीके से यूज होता है। द बॉल इज इन योर कोट मतलब अब ये गेम से रिलेटेड नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग आप देखेंगे तो ये समझ में आ रहा है कि गेंद की बात हो रही है, गेंद जो है तुम्हारे कोर्ट में है। अब वो टेनिस की बात हो सकती है, वहाँ पे भी कोर्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अब डिसीजन आपके हाथ में है, अब आपकी बारी है, योर टर्न योर चांस। डिसीजन लेने से संबंधित जो वाक्य होते हैं वहाँ पे कहा जाता है द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब अब फैसला तुमको लेना है। तीसरा, स्पिल द बीन्स का मतलब मटर छिलो नहीं है, या बीन्स को छिलना नहीं है। स्पिल द बीन्स का मतलब सीक्रेट बताओ, जो रहस्य का जो परत है उसको हटाओ। तो स्पिल द बीन्स मतलब सीक्रेट बताना, रिवील द सीक्रेट। फिर ये फैसला लेने से संबंधित है, ये जो है रहस्य बताने से संबंधित है, सीक्रेट बताने से। स्पिल द बीन्स का मीन्स टू टेल द सीक्रेट। फिर ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का लिटरल मीनिंग निकलता है पैर तोड़ना, पर नहीं, ब्रेक अ लेग जो यूज होता है वो यूज होता है किसी को इनकरेज करने में, किसी को प्रोत्साहित करने में, किसी को विश करने में। ऐसा क्यों? तो पहले जब ओपरा होता था, या अभी भी होता है, तो स्टेज परफॉर्मेंस जो होता था तो क्या करते थे कि वहाँ पे
जब लोग बहुत तालियां बजाते थे, बहुत ज़्यादा अप्लॉज जब होता था, तो लोगों को, जो परफॉर्मर रहते थे, उनको खड़े होके वो करना रहता था। तो जितनी देर तक ताली बजती रहेगी, आप खड़े होकर उतनी देर तक झुकते रहिए। तो उससे पैर पैर जो मतलब इतना झुके कि आपका पैर टूटने लग गया, उसका ये सेंस फिर निकला कि ब्रेक द लेग। पुल समवंस लेग, लेग पुलिंग, ये तो आपने सामान्यतः सुना होगा, किसी का मजाक बनाना, प्रैक्टिकल जोक किसी का करना होता है पुल समवंस लेग। फिर सेट ऑन द फेंस, हिंदी में इसके लिए होता है दो नावों पर पैर रखना। सेट ऑन द फेंस का मतलब ना इधर हैं आप ना उधर हैं। तो जब आप अनिश्चय की स्थिति में हैं, आप जब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तब उस कंडीशन में ये जो है ईडियम यूज होता है, सेट ऑन द फेंस। 7वां है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब हर हालात में। ये लॉयल्टी से संबंधित है, वफादारी से संबंधित है ये, कि किसी भी कंडीशन में जो है, चाहे कंडीशन कैसे भी हो, हम वफादार रहेंगे। तो वो ऐसे सेंस में ये यूज होता है, थ्रू थिक एंड थिन, ये अनिश्चय के सेंस में यूज होता है। फिर वंस इन अ ब्लू मून, तो ब्लू मून को बहुत रेयर माना जाता है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब रेयर, बहुत दुर्लभ। तो अगर कोई चीजें एकदम दुर्लभ हो रही हैं, तो उनके लिए उस सेंस में वंस इन ए ब्लू मून जो ईडियम है वो यूज होता है। फिर 9वां टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, मतलब चटकारे लेके खाइए। कहने का मतलब है सीरियसली मत ले लीजिए। कोई जो शब्द आपको, कोई जो कुछ बताया जा रहा है, अगर उसके बारे में कहा जा रहा है कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट, इसका मतलब सीरियसली मत लीजिए, मजा लीजिए। फिर अगला है गो डाउन इन फ्लेम, फ्लेम मतलब लपट। गो डाउन इन फ्लेम मतलब लपट में गया तो जल गया, बर्बाद हो गया। तो बहुत गंदे से फैल होना, किसी चीज का बुरी तरह विफल होना, ये जो होता है गो डाउन इन फ्लेम, बुरी तरह विफल। फिर यू कैन से दैट अगेन, लिटरल मीनिंग होता है तुमने जो कहा उसको फिर से बोल सकते हो। पर ये कब यूज होता है, जब कोई जो है सच बोल रहा हो और आप उसको कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये सच ही बोल रहा है, तब आप बोलते हैं कि यू कैन से दैट अगेन। तो ये जो है सच, सच के संबंध में है, सच को आप जो है प्रमाणित कर रहे हो कि हाँ हाँ ये सच ही है, तो हम कहते हैं फिर यू कैन से दैट अगेन। 12वां हम देखते हैं एज राइट एज रेन, तो ये परफेक्शन से संबंधित है कि परफेक्ट, बिल्कुल, एज राइट एज रेन, परफेक्ट, परफेक्ट। बीट अराउंड द बुश, झाड़ी के आसपास बीटना, इसका लिटरल मीनिंग है। पर ये तब प्रयोग होता है जब आपसे कोई कुछ पूछ रहा हो और आप उसको सीधा सीधा बात ना बताकर जो है बातों में उलझा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तब उस सेंस में यूज होता है बीट अराउंड द बुश। फिर अगला है हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब बोरे को पीटना नहीं है। जब आप एकदम थक गए हों, टायर्ड हो गए हों और जाकर पसर जाना चाहते हो बिस्तर में, सोने जाना चाहते हो, मतलब जाके एकदम से आप बिस्तर में कूद ही जाना चाहते हो, तब उस सेंस में यूज होता है हिट द सैक। फिर अगला देख लेते हैं मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है कोई जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई जो मौका आपको मिला है, उससे चूक जाना। तो ईडियम्स का भी बहुत लंबा लिस्ट है, सारा कुछ नहीं दे सकते, पर जैसा मैंने अभी बताया, आप कोशिश ये करिए कि सेंटेंस में वो किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं, सेंटेंस में किस तरीके से प्रयुक्त हो रहे हैं, उस आधार पर आप जो है उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, थोड़े से प्रयत्न या थोड़े से कोशिश के बाद। अगला हम देख लेते हैं कुछ फ्रेजेस। दोस्तों यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस की संख्या बहुत अधिक है और ये बहुत चलन में होते हैं। तो फ्रेजेस के बारे में जैसा हमने देखा कि ये बंच ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होता है, और एक यूनिट के सेंस में ये अर्थ देते हैं। जैसे आफ्टर ऑल, तो आफ्टर ऑल का मतलब होता है जो भी हो उसके बाद भी। आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड, मतलब जैसे कुछ हो गया और उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी हो, पर तुम मेरे दोस्त हो, आफ्टर ऑल यू आर माई फ्रेंड। तो आफ्टर ऑल इस तरीके से यूज होता है। फिर ऑल एट वंस, मतलब यकायक, अचानक, सब कुछ एक साथ हो गया, ऑल एट वंस। अलॉन्ग विथ, के साथ, ही केम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, के साथ। फिर एट एनी कॉस्ट, अगला है एट एनी रेट, दोनों लगभग लगभग एक ही सेंस में यूज होता है, किसी भी कीमत पर, मतलब मुझे ये करना है या मुझे ये पाना है, एट एनी कॉस्ट और एट एनी रेट। तो इस तरीके से ये एट एनी रेट या एट एनी कॉस्ट यूज होता है। बिकॉज आपका मतलब होता है के कारण,
कि ही वॉज अनएबल टू कम टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज इलनेस के कारण। बाई चांस का मतलब होता है एक्सीडेंटली। वी मेट बाई चांस, अचानक से मिल गए, एक्सीडेंटली मिल गए हम। बाय द वे, खैर खैर छोड़ो, जैसे कोई एक बात कर रहे हैं और अपन टॉपिक चेंज करते हैं तो बाय द वे, बाय, तो इस तरीके से बाय द वे यूज़ होता है। फिर फॉर द सेक ऑफ, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं उसकी खातिर, कम से कम उसकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से कि मुझे बताओ, फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती की खातिर कम से कम बताओ। तो इस तरीके से फॉर द सेक ऑफ गॉड, फॉर द सेक ऑफ मदर, जो भी, फॉर द सेक ऑफ गुडनेस, इस तरीके से क्वालिटी लोग के लिए फॉर द सेक ऑफ यूज़ होता है। फिर इन अ नट शेल का मतलब होता है बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में बताओ। टेल मी द इंसिडेंट इन अ नट शेल, मतलब बहुत शॉर्ट में बताओ, बहुत ब्रीफ में। फिर इन फेवर ऑफ, के पक्ष में। इन नो टाइम, मतलब जल्दी, बहुत जल्दी। फिर ऑन द अदर हैंड, इसी को हम लोग ऑन द कंट्रेरी भी बोलते हैं, दूसरी तरफ, दूसरा पक्ष। एक चीज़, एक पक्ष हम बता रहे हैं, दूसरा पक्ष जब बताना हो तो हम बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड। फिर 14वां है वंस अगेन, फिर से। फिर अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है कि जिसके बारे में सोच ही नहीं सकते, मतलब हमारे कल्पना से परे, असंभव, वो होता है आउट ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं। तो इस तरीके से आज हमने जो है आपके मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक का इंग्लिश का कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है। बाकी सारे वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।